नमस्कार, मैं पवन तिवारी भूषण रक्षणम संस्था से और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जहां बैठे हैं यह सेक्टर 30 नवा रायपुर अटल नगर अविनाश न्यू काउंटी है। आज यहां जो बैठने का मेरा प्रयोजन है वो कोविड को लेके है। कोविड में जैसा हम लोगों ने अभी फर्स्ट और सेकेंड फेज़ में देखा कि कोविड में फर्स्ट फेज़ में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव था। जो दूसरा फेज़ आया 2021 में उसके ऊपर जो यंग जनरेशन थी उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव आया। और इसी संबंध में आज हम लोग बैठे हैं और हमारे साथ जो शख्सियत है इनके बारे में मुझे परिचय देने की शायद आवश्यकता तो नहीं होगी, जो छत्तीसगढ़ और भारत के भी कुछ हिस्सों में जाने जाते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे साथ आज बैठी हैं डॉक्टर नीता शर्मा। नमस्कार मैम। नमस्ते। डॉक्टर नीता शर्मा छत्तीसगढ़ की मशहूर होम्योपैथिक सुपर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नीता शर्मा बहुत सारे छत्तीसगढ़ में कहें तो बहुत सारे प्राइज और पुरस्कार प्राप्त किए हैं अपने होम्योपैथिक सुपर मेडिसिन में। जो रिसर्च है, रिसर्च के माध्यम से और जो समाज में मैम का योगदान है उसके माध्यम से। अभी हाल ही में डॉक्टर नीता शर्मा को महामहिम राज्यपाल जो छत्तीसगढ़ की हैं श्रीमती अनसुईया उइके मैम, उनके द्वारा मैम को पुरस्कार मिला है डॉक्टर नीता मैम को। और तो मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा, अब मैं डॉक्टर नीता मैम से ही मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नीता मैम, आप जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा भी है कि कोरोना काल में लगभग 25,000 लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन मैडम ने डिस्ट्रीब्यूट किया, चाहे वो रायपुर का पुलिस थाना हो या फिर नगर निगम हो या आम पब्लिक हो या रायपुर ज़िले से भी दूर मतलब दूर दूर के जो गांव दराज हैं वहां तक मैडम ने होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन का वितरण मुफ्त में किया और बहुत लोगों को मतलब करीब 25,000 लोगों को वितरित किया ये दवा और 25,000 फैमिलीज़ को किया, मैं ऐसा कहूँ तो। और 25,000 फैमिलीज़ को दवा वितरण हुआ प्रिवेंटिव मेडिसिन के माध्यम से मैडम ने कोरोना के प्रभाव से, संक्रमण से बचाया। तो मैं अब आइए हम लोग जानते हैं डॉक्टर नीता मैडम के माध्यम से ही कि मैम आपका, जैसा मैम कि आप हमने देखा है न्यूज़पेपर में बहुत सारे कि आपने प्रिवेंटिव मेडिसिन के माध्यम से बहुत मतलब लोगों को कोविड संक्रमण से बचाया। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप सबसे पहले अपना तो परिचय आप खुद ही दे दीजिए, मैं तो सक्षम नहीं हूँ देने में। भू संरक्षण की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कोरोना काल के बारे में और उन बीमारी और प्रिवेंटिव मेडिसिन हम कैसे बचा जाए। पवन सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस पर हम लोग इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। परिचय देने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपने इतना सब कुछ कह दिया है कि अब मैं टू द पॉइंट ही बात करूँगी जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। देखिए, इसकी जो शुरुआत है 1 साल से करीब मैंने किया है। दरअसल इसकी जो प्रेरणा मुझे जो मिली है वो वहाँ से मिली है कि जब लास्ट ईयर जब बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ में थे, वैक्सीन्स भी नहीं आई थी, उस दौरान में जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो पुलिस जो कर्फ्यू के दौरान बड़ी भरी धूप में और जो गरीब लोग हैं और जो लोग स्टेट्स चेंज करके आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, उस समय इलाज का कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था। तो मुझे प्रेरणा ये मिली कि यदि मेरे पास इससे बचाव की दवा है तो क्यों ना मैं ऐसे लोगों को जा कर के दूँ। क्योंकि मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर फंसलकर सर, पुणे के रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर आदल चिमथनवाला जो कि नागपुर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, मैंने उनसे सीखा है। उन्होंने कहा कि यदि आपको सोसाइटी कुछ देता है बिल्कुल तो जब भी आपको मौका मिले उससे आपको वो रिटर्न करना है। बिल्कुल, बहुत सही बात। तो ये जो आइडियलिज्म वाली जो बात है वो मेरे अंदर काफ़ी घर कर गई और उन लोगों को देख करके मुझे बहुत दया आती थी। तो मैंने खुद सोचा कि जैसे कि सोल्जर्स होते हैं ना, बिल्कुल, कुछ सोल्जर जब वॉर छिड़ता है तो कुछ सोल्जर्स जो होते हैं फ्रंट पे काम करते हैं, कुछ अंदर काम करते हैं, है ना। तो एज अ वॉर ही मैंने इसको लिया था और मुझे ये एज्यूम हो गया था कि आगे क्या परिस्थिति होने वाली है। तो जब हम एज अ वॉर उसको युद्ध के स्तर पे हम जब सोचते हैं तो एज अ सोल्जर, एज अ डॉक्टर, मेरा भी रोल था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकूं, क्योंकि वो दवा है, रिसर्च से जो भी हमने दवा निकाली थी वो थी। तो इसी तरह से हमारी शुरुआत हुई और मैंने हर जगह जो कॉन्फ्रेंसेस लेकर के थानों में इसका अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि होम्योपैथी में भी इतनी पावरफुल मेडिसिन होती है जिससे कि आप बीमारी होने से पहले भी बचाया जा सकता है उसे। तो होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान है इस कोरोना काल में। ये ना केवल कोरोना से ही बचाती है प्रिवेंटिव मेडिसिन,
आम जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है ना, जैसे मौसम बदलता है, बिल्कुल। मौसमी बुखार हाँ। होता है, उसमें भी काम करती है। तो हम इसे ना मास्टर ड्रग कहते हैं। ओके तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन रही है। ओके और अब ये हुआ है कि मैंने जब भी देखिए 3 तरह के डॉक्टर्स होते हैं। एक पहला वो होता है डॉक्टर जो आपको दवा प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा बिल्कुल। और छोड़ देगा, ठीक है। दूसरा जो होता है आपको कहेगा आप आइए फॉलो अप दीजिए। तीसरा बिल्कुल। कैटेगरी का होता है कि उस डॉक्टर को आपकी फ़िक्र रहेगी और भले ही आप ठीक भी हो गए हो तो आपको वो कनेक्ट करके वो पूछेगा कि आपकी क्या स्थिति है अभी, बिल्कुल, है अभी ना। तो वर्तमान में। मैं थर्ड कैटेगरी की हूँ। ओके तो जितने भी थाने होते थे या जहाँ जहाँ मैंने दिया था मेडिसिन, इवन अदर सिटीज़ में भी लाइक बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, वहाँ पे भी मैंने जब फॉलोअप्स लिया कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माय मेडिसिन, ओके तो मुझे वहाँ पे हमेशा यही पॉजिटिव मुझे सिग्नल मिला कि आपकी दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव रही है। और उसमें से 100% में से 80% लोग तो काफ़ी बच ही गए हैं, बिल्कुल। लेकिन जो 20% थे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ख़राब थी उनको हुआ, लेकिन माइल्डर लेवल पे हुआ। ओके ठीक है। तो ये था प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो प्रभाव है, बहुत ही शक्तिशाली है ये। और आगे भी जो थर्ड वेव आएगी उसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन हैं, जिसको यदि अभी से ही लें तो हम काफ़ी प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर नीता, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब जो मेरे पास क्वेश्चंस आज हैं, करीब 10 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आम जनता है उसके ऊपर बेस्ड हैं। तो मैं कुछ चाहूँगा कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँ और उसके जवाब में ही आम पब्लिक को फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है मतलब मैं ये पूछूँगा, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से कोरोना जैसी या अन्य संक्रामक जो बीमारियाँ हैं इससे बचा जा सकता है, और यदि बचा जा सकता है तो कितना % चांसेस है कि वो मनुष्य इससे बच सके, चाहे कोरोना हो या अन्य बीमारियां जो मौसमी हो, फ्लू हो या फिर और कोई संक्रामक रोग हो? क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से हम लोग इस पे काबू पा सकते हैं? बिल्कुल 100%। होता क्या है ना कि होम्योपैथी में लोग जनरली लास्ट में आते हैं। ओके हाँ सारी पैथीज होने के बाद जब हार जाते हैं तब वो होम्योपैथ बिल्कुल। के पास आते हैं और फिर कहते हैं कि आप इसे ठीक करिए, कॉम्प्लिकेट करके लाते हैं। मेरा ये कहना है कि जब भी स्टार्टिंग में कोई भी बीमारी आती है आपके अंदर, ये स्टार्टिंग की पैथी है, आप शुरू में ही आ जाएंगे तो बीमारी काफ़ी हद तक जड़ से ही उसी समय ही ख़त्म हो जाती है। तो रही बात इस कोरोना की, जो कि एकदम भयंकर रोग हम इसको मानते हैं, हम ये भले ही इसका पेस बहुत फास्ट है इस बीमारी का, लेकिन शुरुआत में ही जैसे सर्दी खांसी से स्टार्ट होता है, बुखार आना शुरू होता है, बॉडी पेन होता है ना, हाँ। तभी आप होम्योपैथ के पास शिफ्ट हो जाइए। ओके तो काफ़ी हद तक आप पूरी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि अभी का जो समय है, यदि केस देखिए 3 तरह के हम कैटेगरीज में बांटे हैं इसको, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, माइल्ड और मॉडरेट में भी बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करती है। कम से कम 6 से 7 दिन में पूरा वो रिकवर कर लेती है मेडिसिन से। ठीक है पेशेंट्स। अगर वो सीवियरिटी में जाता है, फॉर एग्जांपल उसका ऑक्सीजन लेवल कम है या वो वेंटिलेटर में भी है, उस स्थिति में भी होम्योपैथिक बहुत फास्ट काम करती है। जो कि लोगों का कहना यह है कि होम्योपैथी बहुत धीरे असर करती है, धीरे काम करती है। हाँ आएंगे, इस क्वेश्चन पे मैं आऊँगा, अभी मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ। तो जैसा कि नीता मैडम ने बताया कि हाँ इसमें मतलब कोरोना या कोरोना जैसे संक्रामक बीमारियों में भी होम्योपैथिक जो इफेक्टिव है और बहुत अच्छी तरीके से कारगर है, न कि सिर्फ स्टार्टिंग फेज में, जबकि माइल्ड या मतलब क्रिटिकल ना पहुँच जाए सीवियर केसेस तक, मतलब मध्यम वर्ग के जो रोग है वहाँ तक तो ये कंट्रोल कर सकता है। मैडम मेरा जो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मतलब कोरोना का दवा का हमें मतलब जैसे है मेडिसिन होम्योपैथिक में कोरोना का जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है हमें कब सेवन करना चाहिए, या स्टार्टिंग से हमें नॉर्मल लेना चाहिए या जब हमें कोविड हो गया तब ले सकते हैं? देखिए ये तो मैं सब पूरी पब्लिक से ही अपील करूंगी कि जो लोग को कोरोना नहीं हुआ है उसको पहले से ही आप ले लीजिए। ओके। इसके क्या होता है कि अगर आप इसको लगातार लेते रहें, जैसे वैक्सीन अभी जो आई है वो क्या 1 शॉट लोगे 2 शॉट लोगे, ठीक है, बट होम्योपैथी में आप ना थोड़ा 15 दिन, हर 15-15 दिन के गैप में वो मेडिसिन ली जाती है ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहे। बिल्कुल, है ना। तो इसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन हम जब लेंगे जब हम बीमार नहीं हैं, यदि हमारी कोई बीमारी चल भी रही है, कोई दवा हमारे साथ चल रही, तभी भी हम ले सकते हैं। और यदि कोविड हो चुका है उसके बाद भी हम पोस्ट कोविड मेडिसिन दोबारा ना हो तभी भी हम ले सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या कोरोना का मतलब जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, अन्य लोग खा सकते हैं क्या, जो जिनको कुछ और जैसे कैंसर की बीमारी है या फिर उनको डायबिटिक है या फिर शुगर है या किसी अन्य तरह की दवाएं खा रहे हो ऑलरेडी, वो चाहे एलोपैथ हो या चाहे होम्योपैथी हो, तो क्या वो लोग भी प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन था। बिल्कुल ले सकते हैं। उनकी अदर मेडिसिन चल रही है, जैसे कि आपने बताया मल्टीपल डिजीज है, किसी को कैंसर है ना, तो ये ऐसा नहीं कि उस ड्रग को ये रिएक्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही नेचुरल मेडिसिन होती है जो कि आपके जो
अभी का जो सिम्टम्स चल रहा है उसके आधार पे हम टोटलिटी के आधार पे एक दवा सेलेक्ट करते हैं ओके सिटी वाइज। तो वो दवा जो होती है वो नेचुरल मेडिसिन होती है जो कि आपको नेचुरल ही इम्यूनिटी को वो बूस्टअप करेगी। तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको कोई साइड इफेक्ट हो या कोई रिएक्शन करे दूसरी दवाओं से। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, उल्टा वो हेल्प करेगी आपको। जी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जैसा आपने अभी बताया कि मतलब कोरोना का यदि स्टार्टिंग फेज से ही हम लोग दवा लेना स्टार्ट कर दें, प्रारंभ मतलब शुरुआत से ही बोले तो क्या ऐसा है कि यदि किसी को कोविड हो गया, वो पहले से मतलब होम्योपैथिक प्रिवेंटिव नहीं लिया था, किसी को कोविड हो गया और उसको माइल्ड से लेके मतलब जो मीडियम है वो सिम्टम्स हैं, उसको प्रॉब्लम है, तो उस दौरान यदि दवा ले तो क्या रिकवरी के चांसेस कितने हैं उसके कि सीवियर कंडीशन में ना पहुँचे? देखो, अगर वो उसको कोविड हो चुका है और कुछ सिम्टम्स आ गए हैं, अभी भी है मान लीजिए, है ना, तो वो 100% और उसकी रिकवरी इतनी फास्ट है कि मैं ये बोल सकती हूँ 4 से 5 दिन, ज़्यादा 6 दिन पूरा रिकवर हो जाता है। 100% रिकवरी है इसमें। ओके, ठीक है। तो जो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी फर्स्ट फेज आया तो बुजुर्ग लोगों को प्रभावित किया, संक्रमित किया, सेकेंड फेज में हमारे जो यंग जनरेशन जो थी उसको प्रभावित किया, एक अनुमान है कि थर्ड फेज जो आएगा और कब आएगा, मेरे स्तर पे तो कहना ये मुश्किल है, और किसको प्रभावित करेगा यह भी कहना मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो रिसर्च है, जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जो बहुत सारे मीडिया हैं, मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाहर के जो समाचार माध्यमों से अभी तक सूचना मिला है कि थर्ड फेज आएगा और थर्ड फेज में शायद बच्चों को प्रभावित करेगा। तो आप उस मतलब इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे कि हमें बच्चों को कैसे बचाना चाहिए? पेरेंट्स को क्या आप बताएंगे कि किस तरीके से बच्चों को संक्रमित होने से बचा लें? देखिए, कभी भी एक एग्जांपल देकर समझाऊंगी। जैसे कहीं तूफान आने वाला होता है तो अलर्ट किया जाता है ना पहले, बिल्कुल, है ना। जैसे समुद्री तूफान आ रहा है तो आसपास में बताया जाता है कि भाई आप अपने उस सेफ एरिया में रहिए, है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हमें जो तैयारी रखनी है, हो सकता है आए भी, हो सकता नहीं भी आए, बिल्कुल, है ना। तो मेरा ये कहना है कि सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है आपका मेंटल स्टेट, यानी कि आपकी मानसिक अवस्था। इस पे कुछ थोड़ा मैं इलॉबरेट करूंगी और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है शेयर करना चाहूँगी कि हम बीमार क्यों रहते हैं। हम इतनी दवाइयाँ भी खाते हैं फिर भी हम बीमार रहते हैं। ठीक है, कोविड वैक्सीन, हमने कई केसेस ऐसे रहा कि हमने वैक्सीन लगवा ली, डबल डोज भी लगवा ली, उसके बावजूद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। कोरोना होने के बाद भी रिपीटेड कोरोना हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो ये क्यों हो रहा है, इस पे मैं बात करना चाहूँगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो ये है कि हमारी जितने भी जो लोग होते हैं, है ना, वो किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजरते हैं, बिल्कुल, बचपन से लेके अभी तक। तो ओल्डर एज में क्या होता है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग स्ट्रेस से गुजरे होंगे, उसका इफेक्ट उनके बॉडी पे तो पड़ता ही है 100%। इस चीज़ को आप मानते हैं? बिल्कुल, हाँ, हमारे विचारों का असर हमारे बॉडी पे पड़ता है। बिल्कुल, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता भी है। राइट। तो अभी जितने भी डेथ रेट्स हुई हैं वो ज़्यादातर हुई है उनके भय, एंग्जाइटीज़, जो एकदम पैनिक हो जाते थे, वो जितना उस बीमारी से नहीं मरे हैं, उनके खुद के माइंडसेट से वो भय के कारण ज़्यादा प्रभावित हुए, बिल्कुल, है ना। तो मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि जो जैसे अलर्ट कर रहे हैं तूफान आने वाला है, तो उसके लिए हमें डर नहीं पैदा करना, हमें उसका सल्यूशन में जाना है, बिल्कुल, कि अभी हमें क्या करें कि हम बच सकें। पहली चीज़, जो बड़े लोगों में जो ये ऑरा फैल चुका है, पूरे ग्लोबल लेवल पे पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी और हमारी ही है, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे बड़ों में डर का भाव था, तो देखिए जो चीज़ आपके जहन में होगी, बिल्कुल, जो आपके अस्तित्व में होगी, वही आपके साथ रहेगा, बिल्कुल, चाहे वो लोग हों, चाहे आपके विचार हो। इस चीज़ को आप मानते हैं? बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी जो एंग्जाइटीज़ है, हमारा जो डर है, हम उन पे ना ट्रांसफ़र होने दें, बिल्कुल, उनको इतना मजबूत मेंटली सपोर्ट और हर चीज़ में उन्हें पैनिक ना होने दें, उन्हें समझाएं कि हाँ ये बीमारी ऐसी होती है। जितना आप उसको लाइटली लेंगे, आपका मेंटल सेट जो रहेगा, माइंड सेट, जितना आप लाइटली रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। टोटल इम्यूनिटी का ही खेल है ये, बिल्कुल। जहाँ पे सारे स्ट्रेस आया, बच्चों को अगर डाल दिया, अरे ये हो जाएगा, थर्ड वेव आ रही है, यही चर्चा करते रहे हम, न्यूज़ में भी वही सुनते, तो बट नेचुरल है कि आपका एनवायरनमेंट पूरा निगेटिविटी ही रहेगा। तो जहाँ निगेटिविटी रहेगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बीमारी तो प्रवेश करेगी ही। तो जैसे कि मैडम ने बताया कि मतलब जैसी हमारी सोच होती है वैसे हमारे एक्टिविटीज़ भी हो जाते हैं। तो और जैसे हम लोग आजकल जो हम लोग बड़े जो लोग हैं,
सच में आपने कहा कि ये बहुत अच्छी बात कही कि जो बड़े लोग हैं, हम लोग दिन में यदि 24 घंटे में 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं, तो जो भी 18 घंटे 17 घंटे बचते हैं, 17 घंटों में से हमारा ऐसा कोई भी घंटा नहीं होता होगा जिस घंटे में हम लोग कोरोना के बारे में ना सोचते हो। हाँ। तो ये हमारे अंदर डर बैठ चुका है, और वहीं जो बच्चे हैं उनमें ये डर नहीं बैठा है। तो ये बिल्कुल इसलिए वो स्वस्थ भी हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं, उनको सजगता ही नहीं। हाँ ठीक है, मस्त खेल रहे हैं अपना, हाँ ठीक है, ऑनलाइन हमें पढ़ना है ना, सारी चीज़ें हमें घर में रहना, यही सिखाया जा रहा है। और कहा जाता है कि जैसे जो बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है, बच्चों की इम्यूनिटी हमसे मतलब अच्छी होती है, जो यंग जनरेशन है या जो ओल्ड एज है उनसे अच्छी होती है, तो शायद बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित न भी हों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो क्या मतलब होम्योपैथिक में ऐसा कुछ किया जा सकता है कि किसी बच्चे की इम्यूनिटी कैसी है, क्या पहले से आप लोग बता सकते हैं, है कुछ ऐसा आइडिया? बिल्कुल, अगर पेरेंट्स चाहें तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी, होम्योपैथिक में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। ओके। उसको कहते हैं हम पर्सनालिटी बेस्ड मेडिसिन। पर्सनालिटी बेस्ड मेडिसिन के लिए कंसल्ट करना होता है, उस बच्चे का पूरा व्यक्तित्व को समझते हुए वो दवा दी जाती है। यदि उसको थोड़ा सा लंबे समय यानी 4-6 महीने तक वो ले ले तो वो आने वाली बीमारी से तो बचता ही है, और यदि उसके अंदर कोई जेनेटिक बीमारी भी चल रही होगी, मान लो फैमिली इनहेरिटेड होकर के आ रही होगी, वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इतना एडवांस साइंस है ये होम्योपैथी का। तो बच्चों को बचाने का एक ही तरीका है, पहले तो वो सारी नेगेटिव बात करना आप बंद करिए, माहौल को अच्छा रखिए, कोशिश करिए कि आप लोग फिर से पूरे नॉर्मल रूटीन में आ जाएं। जो एहसास हमें जो आज से 1 साल पहले था, जैसे हम जीते थे, नॉर्मल चल रही थी सारी चीज़ें, उसी दृष्टि के साथ, उसी फीलिंग्स के साथ आप लोग जीना शुरू करिए। बिल्कुल, घर में, ताकि बच्चों को ये महसूस ना हो कि हाँ कुछ चीज़ें नेगेटिविटी चल रही है या कुछ चीज़ आने वाली है। दूसरी चीज़, बच्चों को भी पढ़ाई का ऑनलाइन स्ट्रेस तो खैर होता है, नहीं होता है वो उन पे है, लेकिन फिर भी सहज रखें माहौल। दूसरा चीज़, उनके खान पान पे स्पेशली ध्यान दें, है ना, क्योंकि बच्चे आजकल जो हो गए ना, जंक फूड्स बहुत खाते हैं, चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाते हैं, बाहर का ऑर्डर दे के खाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। थर्ड थिंग, उनकी अगर इम्यूनिटी मेंटेन रखनी है तो उनको किसी चीज़ में बिज़ी रखिए, उनकी जो हॉबी होती है, उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें होती है, उनको टाइम दे करके उस पे उनको। जैसा कि मैडम मैं आपको जानता हूँ, मैं पिछले कुछ सालों से आपको जानता हूँ, और मुझे ये पता है कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ साथ एक बेस्ट म्यूजिशियन भी हैं, और आपको मैंने देखा है कि आपका म्यूज़िक में मतलब गिटार और ये सब चीज़ें प्ले करते हुए देखा भी है मैंने, और बहुत बार न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा कि आप एक बेस्ट म्यूजिशियन हैं। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब म्यूज़िक थेरेपी जो है, मतलब ये भी किसी डिजीज़ से संक्रमित होने में क्या हमें बचाती है? क्या म्यूज़िक के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो आपका क्या इसमें वो है, प्लीज़ मुझे। बिल्कुल, यदि आप बीमार हैं, है ना, देखिए यदि आप बीमार हैं और उस टाइम आपको क्या चाहिए, हर तरह का रेस्ट। तो हम यही कहते हैं कि फिज़िकल रेस्ट के साथ साथ आपका मेंटल फिटनेस ज़्यादा रहना ज़रूरी होता है इस टाइम पे। तो मेंटल फिटनेस रहने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कई लोग बुक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल, हाँ, है ना, अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, और कुछ लोग बागवानी करते हैं, हाँ। तो इसी तरह म्यूज़िक का सबसे बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक जो है, इसके अंदर जो शक्ति पावर है, बहुत बड़ा हीलिंग पावर है इसके अंदर में, और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुई है। उसको कहते हैं कि साउंड एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन योर ब्रेन। ओके, ठीक है। तो साउंड से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं अलग अलग धुन से या अलग अलग स्वरों से, उसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ता है आपके नर्वस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटीज़ पे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे जब हम इन्वॉल्व होते हैं, हम बजाते हैं या हम गाते हैं, तो उससे जो हमें खुशी मिलती है, उससे हमें जो सुकून मिलता है, तो उस दौरान में हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। और हैप्पीनेस हार्मोन्स जैसे डोपामिन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी आम पब्लिक के लिए, है ना, तो जो बस इतना याद रखिए, जो जिससे खुशी होती है और जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो आपकी बीमारी को हील करने में बहुत मदद करते हैं। जिस तरह नींद ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, वैसे ही इस तरह की जो थेरेपीज़ होती है, उसमें से जो म्यूज़िक है, यदि कोई बहुत मान लीजिए आपका मूड ख़राब है और आप एक 10 मिनट के लिए किसी म्यूजिशियन के पास बैठ जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका क्या स्तर है, बिल्कुल, आप मेंटल लेवल पे कितने पीस पे हैं। बिल्कुल। तो संगीत से बहुत बड़ा हमको इंटरनल पीस मिलता है और इम्यूनिटी को वो बूस्टअप करने में बहुत मदद करती है।
ओके। तो इसी के कारण मैंने खास तौर पे इस कोरोना काल में जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक म्यूजिक बैंड क्रिएट किया है जिसका नाम है टिम्बकटू। टिम्बकटू, हाँ टिम्बकटू जी। मैंने देखा भी है जी, टिम्बकटू, हाँ बिल्कुल। इसको 2 साल पहले ही लॉन्च किए थे और जिसके संस्थापक श्री एक्स-डीजी श्री राजेश श्रीवास्तव सर हैं। Okay, yes, उनके हाँ। ही मॉरल सपोर्ट से हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। और एक दूसरा है रिदम क्वींस गर्ल्स बैंड, जो Okay. कि सेंट्रल इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स बैंड है। तो उसमें यही था कि जो आजकल की जो जनरेशन जो मोबाइल एडिक्शंस में भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे डमी हो जाते, घर में ही रहते, कहीं जाते नहीं आते नहीं, तो उनके लिए भी एक रिसोर्स है अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने का, उस वाद्य यंत्र को सीखने का। और सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको बहुत ख़ास बताने जा रही हूँ, थर्ड वेव जो आप कह रहे थे ना, बिल्कुल। उससे हम कैसे बचे, बच्चों को कैसे। तो चलिए, खान पान हो गया, एक पार्ट हो गया मेडिसिन, और एक नॉन थेरेपेटिक पार्ट उसमें जो म्यूज़िक है उसको हम कैसे इसमें क्रिएट कर सकते हैं और कैसे बचाया जा सकता है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स ने कहा है कि आपने वो देखा है कि बलूनिंग जो होता है, फूंकते हैं, उससे लंग एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल, अभी आया ही था, बहुत सारे मीडिया में भी आया, न्यूज़पेपर में भी आया कि बैलून फुलाने की एक्सरसाइज करिए। तो बच्चे बोर हो जाएंगे, वो नहीं करते। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि 2 इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं, 2 से 3 इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं माउथ ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। और माउथ ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स में आता है एक हारमोनिका, जिसको कहते हैं माउथ ऑर्गन, जिसको हम बचपन में गली गली में सब बजाया करते थे, माउथ ऑर्गन। सेकेंड होता है मेलोडिका, ओके, दिस इज अ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, रेयर इंस्ट्रूमेंट है। तीसरी चीज़ होती है बांसुरी, सैक्सोफोन। इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसका ही मैंने एक टिम्बकटू बैंड, जो बच्चों को खास हम यही सिखाते हैं उसमें। और बहुत ही खूबसूरत ढंग से वो बजाते हैं, और वो खुद अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के बाद लंग्स में क्या एक्सरसाइज जो होती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, उससे उनके अंदर क्या खुशी डेवलप होती है, और वो कैसा हैप्पी फील करते हैं और कैसे पीस में रहते हैं, और कितना अच्छा प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस अपने लाइफ में वो दे सकते हैं। अच्छा मैम, तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी हम लोगों ने, मतलब क्या सच है क्या झूठ है अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहा जाता है कि ये जो कोविड है, कोरोना है, वो किसी मतलब लैब से लीक वायरस है। यस, लैब से लीक है या फिर ऑटोमेटिक है अब, या वायरस ऐसे है, अब ये तो मैं नहीं कहता। लेकिन क्या होम्योपैथी जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक में जो ऐसे कुछ रिसर्च क्या हो रहे हैं क्या, कि यदि कोई लैब से लीक वायरस भी अचानक हमला करे हमारे ऊपर, तो इससे बचने के लिए क्या कोई हम लोग रिसर्च जैसे होम्योपैथिक में हो रहा है, क्या हम लोग कर रहे हैं, और कितना सफल है, और आगे आने वाले समय में यदि कोई ऐसी लैब से, क्योंकि आजकल जैसे वैश्विक उसमें देखा जाए तो कहा जाता है कि यदि अब विश्व युद्ध जो है हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, बिल्कुल, विश्व युद्ध जो है वायरस से लड़ी जाएगी, और वो वायरस के माध्यम से लड़ी जाएगी। तो क्या ऐसे वायरस से लड़ने के लिए होम्योपैथिक में कोई रिसर्च नया चल रहा है क्या? देखिए, ये जो बायो वॉर चल रहा है ना, इसको मैंने 15 इयर्स बैक ही एज्यूम कर लिया था। मेरे ब्रदर, जो एल्डर ब्रदर हैं, उन्होंने 20 साल पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा कि वायरस से ही अटैक किया जाएगा आपको, और वो सच में मैं आज हकीकत में देख भी रही हूँ। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ बायो वॉर। और आपने जो कहा कि हम ऐसे आर्टिफिशियल वायरस से हम कैसे बचें, तो इसका जो मैं बताना चाहूँगी कि यदि आपके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है, तो आपके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं, तो होम्योपैथिक क्या होता है, उन्हीं लक्षणों के आधार पे उनकी दवा होती है। ओके, एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। जैसे बीच में आपने सुना होगा, व्हाट्सएप में कई लोगों ने एस्पिडोस्पर्मा, है ना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप हुआ था, देन कार्बोवेज, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन का डिस्प्ले हुआ था। मैं यही कहना चाहूँगी कि होम्योपैथिक ऐसा साइंस नहीं है कि आप ये दे दीजिए। होम्योपैथिक इज बेस्ड ऑन, जैसे कि मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसको ब्लड ग्रुप ए लगेगा, ठीक, बिल्कुल, है ना, ब्लड ग्रुप बी के लिए बी लगेगा। उसी तरह पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं उससे मैच होती हुई ही दवा होती है। अगर वो परफेक्ट मैच हो जाएगी तो वो डेफिनेटली 100% क्योर करती है डिजीज़ को। बिल्कुल, तो यही साइंस है इसका। ओके, मेरा एक अगला क्वेश्चन मैडम है कि जैसे कि आप अभी देख रही हैं कि अभी तो खैर विवाद भी एक चल रहा है कि जो अपने इंडिया में कहा जाए तो भारत में जो योग गुरु रामदेव जी हैं, तो इनकी एक अलग ही पैथी है जो इलाज करने की है, और जो हमारे एलोपैथ डॉक्टर्स हैं उनकी अलग ही पैथी है, नेचुरोपैथी अलग ही है, होम्योपैथी अलग ही है, आयुर्वेद है। तो अभी जैसा लोगों के मन में एक बैठ गया है कि जो एलोपैथ है, एलोपैथिक जो टेक्निक है, ये किसी रोग को जल्दी कंट्रोल कर लेती है और हमें तुरंत आराम मिल जाता है। तो इसलिए लोगों का जो विश्वास है इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है। होम्योपैथिक में, नेचुरोपैथ में, आयुर्वेद में थोड़ा लोगों का विश्वास अभी सामान्य से कम है।
तो क्या ऐसा आप लोग फील करते हो, आप एज ए डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, क्या आप लोग ऐसा फील करते हैं कि एलोपैथ में लोगों का होम्योपैथ में विश्वास कम है एलोपैथ की अपेक्षा? यदि ऐसा आप फील करती हैं तो क्या इससे लोगों में थोड़ा विश्वास बढ़ाने के लिए आप लोग जैसे क्या कर रहे हैं? देखिए, जब से मतलब यहाँ पे कुछ सालों से बिल्कुल। JCI जूनियर चैप्टर इंटरनेशनल मेडिकल विंग है, जिसमें हम टॉप 52 सुपर स्पेशलिस्ट हैं जो कि हम लोग कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, जिसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं। जहाँ पे जिस बीमारी की हमें जिसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो जो आज का समय है ना, ये नहीं कि एलोपैथिक बहुत फास्ट काम करती है, अब एलोपैथी भी कहीं कहीं पे जाके नहीं काम करती है, उसकी भी खुद की कोई लिमिटेशंस है, आयुर्वेदा की भी कहीं लिमिटेशंस है। जहाँ हमारी होम्योपैथी बहुत फास्ट काम करती है, ऐसा नहीं होम्योपैथी स्लो काम करती है। जैसे किसी को 10-12 वॉमिटिंग हुआ तो ऐसा नहीं कि वो 3 या 4 दिन बाद ऐसा ठीक करेगी। बिल्कुल। हाई टेम्परेचर हो तो ऐसा नहीं कि वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद ठीक करेगी। तुरंत किसमें तुरंत दवा होती है, और तुरंत की तुरंत दवा होती है, और जो क्रॉनिक ट्रीटमेंट होता है उसकी क्रॉनिक होती है। तो एलोपैथिक ठीक है, उस टाइम पे उस चीज़ को कंट्रोल करके रखती है, लेकिन होम्योपैथिक में भी ऐसी मेडिसिन होती है जो तुरंत ठीक करने की उसमें दवा होती है। और मैं यही सभी से अपील करूंगी कि इसमें बिल्कुल भेदभाव ना करें। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा कोलैबोरेट करके ही काम करना पड़ रहा है आजकल। मैम, अब हम लोग आज अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा ये है कि जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि जो अभी थर्ड फेज है में भी बच्चों पे इफेक्ट डाले, तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा विशेष प्रभाव डालिए कि आप बच्चों को पेरेंट्स कैसे बचा पाएँ। क्या उनको, मतलब मैं तो पेरेंट्स से भी आग्रह करना चाहूँगा कि यदि ऐसा कुछ होता है तो आप अपने से दवा ना दीजिए बच्चे को, कभी भी काल्पोल या पैरासीटामोल या ऐसी कोई जो बुखार की दवा होती है, सर्दी की दवा ना दीजिए। तो मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि क्या मतलब पेरेंट्स क्या विशेष ख्याल रखें, और होम्योपैथिक उसको कैसे मतलब तैयार है थर्ड फेज से लड़ने के लिए। तो थोड़ा पेरेंट्स के लिए भी और होम्योपैथिक के लिए भी कि क्या हम लोग कैसे तैयार हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, थर्ड वेव आने वाली है, पहले तो उस चीज़ को फोकस मत करिए प्लीज़। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जिस चीज़ को बार बार सोचेंगे ना, वो 100% होगी ही। मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, हाँ। तो थर्ड वेव आ रही है, उसको छोड़िए, नॉर्मल रूटीन में आइए। पेरेंट्स को मैं स्पेशल कहूँगी कि जो जिस डर से आप लोग गुजर रहे हैं, वो जो फिर से मैं वही बात कहूँगी जो मैंने पहले भी कही, वो डर का ऑरा बिल्कुल भी हटा दीजिए आप। हेल्दी माइंड क्रिएट्स हेल्दी एनवायरनमेंट। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट्स हेल्दी सोसाइटी, एंड हेल्दी सोसाइटी विल क्रिएट हेल्दी कंट्री एंड ग्लोबल, है ना? बिल्कुल। तो इस एम के साथ में, यदि डिटर्मिनेशन के साथ यदि पेरेंट्स जीना सीख जाए, तो 100% वो बच्चों को बहुत अच्छे से उनको मेंटली सपोर्ट जो इसको कहते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस दौर में। बिल्कुल। खान पान पे उन पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल, उनकी एक्सरसाइज, और जो मैंने म्यूज़िक के बारे में जो बताया, जो इंस्ट्रूमेंट है, मैं ये कहती हूँ कि जैसे बच्चों का बर्थडे है, तो इस साल हर पेरेंट्स से मेरी अपील है कि उनको एक छोटा सा माउथ ऑर्गन या तो फिर मेलोडी का खरीद के दें एज अ गिफ्ट, ताकि वो उससे बजाए भी, उसका आनंद भी ले, और उससे उसकी लंग्स की एक्सरसाइज भी होगी, और घर का वातावरण भी उस म्यूजिक से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ट्रेनर्स भी हैं जो उस इंस्ट्रूमेंट को सिखा भी सकते हैं। तो इस तरह का मैनेजमेंट आपको करना है इन फ्यूचर, और उनकी जो इंटरेस्ट की चीज़ है उसमें उनको इन्वॉल्व होना है, पेरेंट्स को टाइम देना है, और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है बस। तो चलिए, अब हम लोग अपने मतलब अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं लगभग अपने इंटरव्यू के आज के, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मेरा जो अंतिम सवाल है, और बहुत ही सत्य सवाल है, कि हम लोग दवाएं तो खाते रहते हैं, लगभग ज़िंदगी भर दवाएं खाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बीमार ही रहते हैं, और मतलब हमारी बीमारी जो है जकड़ी ही रहती है, हमें मतलब कभी भी फ्री नहीं होने देती, मेडिसिन से हमें दूर नहीं जाने देती। इस विषय पे, इस चर्चा पे आपने बहुत सारे वेबिनार्स भी किए हैं, बहुत सारे लोगों को बताया भी वेबिनार के माध्यम से, और ऑफलाइन भी बताया है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ लोग, जो ऐसे लोग हैं जो आपका वेबिनार शायद अटेंड नहीं कर पाए और आपको नहीं सुन पाए, आपकी बातों को ध्यान नहीं दे पाए, तो उनके लिए क्या खास संदेश है, और होम्योपैथिक के माध्यम से कैसे मतलब ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, तो इस पर थोड़ा सा प्लीज़। जी, अक्सर हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो पूछते हैं कि हम लोग इतनी दवाई खाते हैं, इतने सालों से हम खा रहे हैं, 15 साल से 20 साल से खा रहे हैं, फिर भी हम ठीक क्यों नहीं होते? बिल्कुल। तो ये सवाल मेरे अंदर भी हमेशा रहता था, तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगी। होम्योपैथिक में क्या होता है कि हम लोग पूरी माइंड की स्टडी करते हैं, पूरा साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से वो बीमारी क्यों आई, क्योंकि हमेशा मन पहले बीमार होता है, उसके बाद तन। इसके 3 प्लेन्स होते हैं, मेंटल प्लेन होता है, फिजिकल प्लेन होता है।
तो कोई भी चीज़ मेंटल प्लेन को पहले डिटोरिएट यानी उसको तोड़ती है, उसके बाद इम्यूनिटी तोड़ती है, उसके बाद बीमारी अंदर आती है। तो ये प्रोसेस है ये। बिल्कुल। तो हम क्या है ना कि जैसे कांटा चुभ तो गया है, लेकिन हम लोग कांटे को क्या सुपरफिशियल लेवल पे उसको मलहम लगा के ऐसे करके करते हैं, लेकिन अंदर का जो है अंश उसका वो नहीं निकाल पाते। अब वो जो मेन अंश होता है वो आपका खुद की मन स्थिति। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है, फादर की डेथ हो गई है या माँ की गुजर गई या कोई अपना जिसको हम बहुत चाहते हैं वो गुजर गया है ना, तो उसमें आपको एक गहरा दुख पहुँचता, गहरा दुख पहुँचा। तो कई लोग संभल जाते हैं, कई लोग नहीं संभल जाते हैं, और वो लोग काफ़ी लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो होता क्या, जीवन क्या है? जीवन एक ऐसी चीज़ है कि एक तरफ आपका टाइम जा रहा है और दूसरी तरफ आपकी लाइफ मूव हो रही है, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है उस टाइम जोन में फंस गया, यानी वो वक्त चला जा चुका है, हम बढ़ चुके हैं आगे, लेकिन हम उसी समय उस काल में फंसे हुए हैं, कंडीशन में। और वो काल जो होता है वो हमारे अंदर की नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा से वो भरा हुआ होता है, जिसको हम बार बार सोचते, बार बार उसी दुख में रहना, या किसी को गुस्सा आया किसी के ऊपर, नहीं बोल पाए। जनरली आजकल क्यों बीमार रह रहे हैं? क्योंकि हम आधे से ज़्यादा चीज़ हम एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। बिल्कुल। हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते ही नहीं रहते, सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है। तो विचारों का इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट होता है कि एक जैसे रबर बैंड होता है ना, जिसको हम खींचो, उसके बाद उसका थ्रेशोल्ड खत्म होता है, उसके बाद वो टूट जाता है। एग्जैक्टली हमारे बॉडी के साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम कंटिन्यूअस स्ट्रेस में होते हैं या तनाव में होते हैं, या हम उससे कोप अप कर भी पाते हैं, तो एक समय के बाद में वो टूटता है, और उसके बाद फिर बीमारी आती है। अब देखिए, बीमारी मेंटेन क्यों रहती है? हम इतना दवा खाते हैं फिर भी रहती है, क्यों? क्योंकि वो मनस्थिति गई नहीं है आपके अंदर, कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में भी रहती है। तो होम्योपैथिक दवा में ये भी पावर है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़े हुए विचार हैं उनको भी डिलीट करने की इसमें ताकत होती है। पेशेंट खुद बोलेगा कि अब मुझे वो फील होता ही नहीं है। अगर हम उनका फॉलोअप्स लेते हैं, अभी कैसे हैं आप, गुस्सा उतना आता है क्या? नहीं आता है। वो चीज़ों को हैंडल करना सीखते। आपने देखा होगा कई लोग की आदत होती है, हड़बड़ाते हैं बहुत, हर छोटी छोटी बात पे हड़बड़ा जाते हैं। जैसे कुछ हो गया तो पूरा हवा बना देंगे घर पे, एनवायरनमेंट पूरा ख़राब करते हैं, सारी चीज़ें। तो उससे होता क्या, खुद भी वो स्ट्रेस में होता है, एनवायरनमेंट को भी स्ट्रेस में। तो इस चीज़ को भी हैंडल करने की जो उस दवा में वो ताकत है कि वो ऐसे सिचुएशंस को भी वो हैंडल कर ले। तो साइकेट्रिक केसेस जो होते हैं, या इस दौरान में जो कई लोग जो 3 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में है ना, तो चीज़ों को एक्सेप्टेंस जो बोलते हैं ना हम, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर लूँ, उसकी भी ताकत होती है इन दवाओं में। तो उसके लिए जो दवा होती है वही मैं कह रही हूँ, उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। हाँ, इसको कैसे कहते हैं, पर्सनालिटी ड्रग। यदि हम उसका सेवन करें, यदि हम नहीं भी बीमार हैं तो भी आप लीजिए, तो आपके अंदर वो इंसाइट डेवलप होगा, आपके अंदर आप जाओगे और आपको क्लियरिटी आएगी कि मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, और कैसे किन चीज़ों को हैंडल करना है। बिल्कुल, इतनी पावरफुल मेडिसिन होती है इनमें जी। तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंट, अपने फ्यूचर, और जो हमारे आसपास के जो हमारे से लोग जो जुड़े हैं, उनको भी हम कई हद तक हम अपने उस चीज़ों को चेंज करके हम मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर नीता। और आज जो हमारा बहुत ही अच्छा लगा आपसे कुछ प्रश्न और पूछ के और उत्तर लेके, और मैं आशा करता हूँ कि मतलब आज का हमारा यह जो सेशन था, जो आम जनता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, या किसी भी जाति, धर्म, भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए जो आप डॉक्टर हैं और आप सबके लिए आप लोगों ने अभी काम किया, तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि अब जो लोग हैं वो होम्योपैथी जो मेडिसिन है उसमें विश्वास करेंगे, क्योंकि डॉक्टर नीता ने अभी बताया कि जो होम्योपैथी मेडिसिन है, ये इसमें एक मेडिसिन जिसका टर्म इन्होंने लिया कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, मैडम ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के आधार पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जटिल बीमारियां हैं उनको भी लोगों के माइंड को पढ़ के और उसको समाप्त किया जा सकता है। तो मेरा आज का सेशन का यह अनुमान है कि आप लोग को यह बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं डॉक्टर नीता का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने व्यस्तम समय में से मेरे संस्था के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए समय निकाला, और जिसका मैं सदा आभारी हूँ। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा आप लोग। और मैं लास्ट में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जैसा डॉक्टर नीता ने बताया कि आप लोग किसी भी थर्ड फेज के बारे में ना सोचिए, लेकिन प्रिकॉशन लीजिए। थर्ड फेज के बारे में सोचिए नहीं, लेकिन प्रिकॉशन लीजिए। आपको मास्क पहनना है, मास्क जरूर पहनिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करिए ध्यान से। और बच्चों को भी कहीं यदि बाहर लेके जाते हैं तो उनको भी मास्क जरूर पहनाइए। और
सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों को भी मेंटेन करिए। ऐसा उनको अभी थोड़ा कुछ दिन और कुछ महीने और उनको जो बच्चों को खेलने के लिए बाहर ना भेजें, और यदि बाहर जा भी रहे तो थोड़ा उनका साफ़ सफाई, घर जैसे ही आते हैं तो उनके हाथ को सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ जरूर धोएं। और जो लोग ओल्ड एज के हैं या जो लोग यंग हैं हमारे, उनसे मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन तो लेना स्टार्ट ही कर दें, क्योंकि होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन सिर्फ आपको कोविड से नहीं बल्कि अनेकों ऐसी संक्रामक बीमारियां जो फ्लू होती हैं, जो गर्मी जाड़ा बरसात मौसम चेंज होता है तो इस फेज में आती हैं, या और अनेकों जो संक्रामक बीमारी उससे भी बचाएंगी। और एक मेरा ये रहेगा कि आप सब जो लोग वैक्सीन जहाँ भी लग रहा है वो वैक्सीन भी लगवा लें। और क्योंकि ये वैक्सीन जैसे कहा जाता है ना आजकल, एक आप लोगों ने जो भी, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा पॉलिटिकल चीज़ है कि डबल इंजन की सरकार, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि डबल डोज होगा, ये डबल इंजन हो जाएगा जो आपको गाड़ी की, आपकी लाइफ की गाड़ी को स्मूथली खींच के ले जाएगी। जैसे बोला जाता है केंद्र में कि डबल इंजन की सरकार राज्यों में और केंद्र में होना चाहिए, तो उसी तरह से ये डबल इंजन आपके लाइफ में भी हो जाएगा। आप वैक्सीन भी लगवा लीजिए और आप यदि होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी ले रहे हैं तो ये आपकी डबल इंजन की गाड़ी हो जाएगी और आपकी लाइफ बिल्कुल ही स्मूथली खींच के आपके पड़ाव तक पहुंचाएगी। तो अंत में मैं डॉक्टर नीता का भी धन्यवाद करता हूं, और मैं अपने जो साथी हमारे श्री जिगर सिंह झारा जी, इनका भी धन्यवाद करता हूं, और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आज का हमारा सेशन जरूर देखें। और यदि आपको यह हमारा सेशन आज का पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और थैंक यू। मैं भी आप लोग को शुक्रिया कहूँगी, धन्यवाद दूंगी पवन जी को और भू संरक्षण संस्था को, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बातों को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। और डेफिनेटली आप लोग होम्योपैथी में बहुत ही सेफ हैंड्स में रहेंगे, बिल्कुल, ये मैं श्योर कहती हूँ। थैंक यू सो मच।